Hello guys, good morning and Jai Bharat. So once again, welcome to the second lecture of our trigonometry, जहाँ पर हम सुपर 3000 सीरीज का ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है उसमें आप आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस है उसको कवर करने वाले हैं. ऑलराइट, तो वेल आई होप कि जो पहला लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होगी एंड उसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो भी पता चला होगा और साथ में आपने अब उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी शुरू की होगी, है ना गाइस. तो वेल अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, लेक्चर्स यहाँ पर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए ताकि वो लोग भी इस ये जो हम काम कर रहे हैं उसका ऊपर से वो लोग भी फायदा जो है वो थोड़ा उठा सके, है ना. सिर्फ अकेले नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीज हमें साथ मिलके करना है ताकि हमें क्वालिटी जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करने के लिए और ज्यादा एनर्जेटिक बने और आप उसमें हमें सपोर्ट करें. वेल आज हम जैसे मैंने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन एंड हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ऑल्सो वी आर इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन भी इसमें आज हम इंक्लूड करेंगे. तो वेल शांति से बैठिएगा क्योंकि ये लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आज का हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस है कि cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2 गिवन है एंड x का वैल्यू गिवन है मोर देन 3/4, ठीक है, ग्रेटर देन 3/4. तो हमें x का वैल्यू इसमें से किसके इक्वल है वो निकालना है. तो सिंपल सी चीज है, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं यहां से. चलिए cos इनवर्स देखो 2/3x है. अगर इस सेकंड टर्म को मैं अपोजिट साइड ले जाऊं तो π/2 माइनस cos इनवर्स जैसा बनाएगा कुछ, π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x. तो हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x ऑलवेज क्या होता है π/2. तो π/2 माइनस cos इनवर्स x होगा sin इनवर्स, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/4x. अब देखो x का वैल्यू तो ग्रेटर देन 3/4 है, 3/4 जो है उसको तो हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन अब दोनों साइड अगर हम मान ले या तो cos फंक्शन भी लगा सकते हैं या फिर sin फंक्शन भी लगा सकते हैं. तो अगर मान ले कि हमने cos लगाया, sin लगाते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है. मान लो cos लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स 2/3x, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा cos ऑफ sin इनवर्स 3/4x, ऐसा कुछ. तो फंक्शन लगाने के बाद हम दोनों साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ये तो हमारा आंसर जो बचेगा वो 2/3x होगा क्योंकि ये प्रॉपर डोमेन में आ रहा है. यहाँ पर क्या होगा, तो इस दोनों को कैंसिल करने के लिए इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना, साइन इनवर्स को हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर बाहर का जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दो तरीका है अपने पास, है ना. तो हम क्या करते हैं, अंदर की चीज को कन्वर्ट कर देते हैं. तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हमारा है एक आइडेंटिटी की साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर वाला. तो इस चीज को यहाँ पर हम यूज करें तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 9/16x स्क्वायर. ऑलराइट, अब ये cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये जो क्वांटिटी बचेगी वो बिटवीन 0 to 1 में रहेगी क्योंकि x का वैल्यू वैसे भी 3/4 से ग्रेटर ही है. तो अगर वो ग्रेटर है तो ये वैल्यू जो है ये ऑलवेज स्क्वायर रूट के अंदर में डेसिमल नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट भी कोई ना कोई डेसिमल नंबर ही रहेगा, ठीक है. तो 2/3x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/16x स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी आर गेटिंग 4/9x स्क्वायर, 4/9x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16x स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4/9x स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9/16x स्क्वायर. x स्क्वायर गया, 16 4 64, 9 16 144 x स्क्वायर माइनस 81. तो इसका सम कर देंगे तो कितना आएगा
8 4 8 6 14 5 4 1 5 इक्वल टू 144 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 अपॉन 145 अपॉन 144, तो स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट ऑफ 145 बाई 12, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वैल्यू तो ऑलवेज है, ग्रेटर देन 3/4 है तो ग्रेटर देन 0 तो होना ही है। ऑलराइट, सो हमारा आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 145 बाई 12 बनेगा। अरे ये चीज समझ में यहां से, ठीक है। मे बी तुम्हें सारे स्टेप अगर मैं समझाता हूं तो थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, लेकिन काफी स्टेप ऐसे है यहाँ पर, यू ऑलरेडी नो कि उसको स्किप करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10 है, तो y माइनस एक्स का आंसर क्या होता है ये पता लगाना है। चलिए y माइनस एक्स यानी कि क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। ओके, कॉस इनवर्स और कॉस को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 10 को अगर डायरेक्ट कैंसिल करना है, दोनों को आइडेंटिटी बनाना है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 10 जो है वो 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए, कॉस के डोमेन में। पर ये तो है ही नहीं वहां पर, क्योंकि एक्चुअली आप देखो तो 10 कहां पर लाई करता है, 10 लाई करेगा 3 पाई से लेकर 4 पाई में, ठीक है। 3 पाई यानी 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा, और 4 पाई तो ऑलवेज 10 से ग्रेटर ही रहेगा। ऑलराइट, सिमिलर वे यहाँ पर भी वो चीज होनी चाहिए कि 10 जो है वो 3 पाई से 4 पाई में है, तो उसको हमें कहां पर लाना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के रीजन में कहीं पर तो लाना पड़ेगा। चलिए, तो दोनों के लिए अलग अलग मेहनत करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले कॉस के लिए सोचते हैं, तो मान लो कि माइनस कर दे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे और फिर 4 पाई ऐड कर दे, तो देख सकते हैं कि 0 से पाई में आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिखना चाहूंगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई माइनस 10। अब ये 4 पाई जो है वो इवन पाई का मल्टीपल, इवन पाई के फॉर्म में है 2n पाई, 2n पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब दूसरा कंडीशन, साइन के लिए हमें लाना है, तो हम क्या उसको, ये 3 पाई को मैं 6 पाई बाई 2 बोल दूं, तो ये क्या 6 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। 3 पाई तो हमें पता है 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये क्या होगा 7 पाई बाई 2, यानी अप्रोक्सीमेटली आप देखो 1.57 का मल्टीपल 7, तो 15 जा 7 अप करो तो 105 आता था, मतलब 10.5 से तो ये ग्रेटर ही है। तो अप्रोक्सीमेशन आप सोच सकते हैं, अच्छा ये 10 से तो ग्रेटर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ओके, अब इसको मतलब अब इसको मैं 3 पाई लिख देता हूं, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 7 पाई बाई 2 लेस देन माइनस 10 माइनस 3 पाई। अब आप चाहो तो 0 से पाई बाई 2 में भी ला सकते हो, और चाहो तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में भी ला सकते हैं इसको। मान लो कि अगर मैं 3 पाई करूं यहाँ पर ऐड, तो 3 पाई माइनस 7 पाई बाई 2, 3 पाई माइनस 10, और यहाँ पर 3 पाई माइनस 3 पाई, तो ये क्या बनेगा माइनस पाई बाई 2, 3 पाई माइनस 10, और ये बनेगा 0। तो ये चीज कहां से कहां पर आ रही है, माइनस पाई बाई 2 से 0 में आ रही है। समझ में आ रही है इतनी चीज कि नहीं आए। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। ओके, ऑड पाई माइनस 10 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस 10, क्योंकि ये भी प्रॉपर डोमेन में था इसके ऊपर से, और माइनस 3 पाई माइनस 10, क्योंकि ये भी प्रॉपर डोमेन में ही है। ऑलराइट, तो प्लस और माइनस 10 निकलेगा 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि पाई आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन ये? ओके,
ऐसे क्वेश्चन आपने कभी कभी एनसीईआरटी में भी इवन देखे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप सिंपल अपनी अगर थिंकिंग रखोगे तो भी वहां पर आपको ज्यादा लॉजिक कुछ अप्लाई नहीं करना होता है, नॉर्मल सी चीज अगर आप अप्लाई करोगे तो भी वहां पर आपको आंसर मिलेगा। देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म कुछ गिवन है बड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, यही तो जेई का स्टाइल है। क्वेश्चन को ना इतना बड़ा लिख के देते हैं कि हमें ये डर लगता है कि देख के कि भाई ये तो क्या क्वेश्चन क्या आ गया। तो वो कुछ जो डर होता है वही हम पर हावी हो जाता है और उस टाइम हम उस क्वेश्चन को ठीक से ना समझने पर उसमें ज्यादा गलती कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, दिखने में ही सिर्फ हार्ड है। देखो क्या है, कॉट ऑफ, फिर है समेशन n इक्वल टू 1 से 19, उसके अंदर फिर है कॉट इनवर्स, उसमें है 1 प्लस समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 से लेकर n तक 2p का। एक यहां पर समेशन है, दूसरा यहां पर समेशन है। पहले इसको देखते हैं, अंदर वाले को ऑलवेज वही करना होता है, ठीक है ना। चलो बाहर वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं अभी। तो देखो अंदर अगर आप मा समेशन जो है वो करो तो 2 तो कांस्टेंट रहेगा और p का समेशन आएगा 1 से लेकर n तक। हम ये तो जानते हैं ना समेशन ऑफ r क्या होता है, 1 से n तक, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। तो अभी r की जगह मान लो मैंने p लिख दिया तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी मैं 2p कर दूं तो 2 निकल जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा, ओके। तो यहां पर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1। अब यहां से सबको पता है कि ऐसी चीज तो आपने कभी ना कभी देखी होगी अपने प्रैक्टिस सेशन में डीपीपी सॉल्व करते समय, ठीक है। तो इसको हम करते हैं tan इनवर्स में कन्वर्ट, यानी 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1। और ऐसा करने के बाद सीक्वेंस सीरीज भी आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे, n को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ये एक्चुअली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बना, tan इनवर्स x इंटू माइनस tan इनवर्स y का, यानी कि ये बन रहा है कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 19 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये फॉर्मूला बना, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 से लेकर 19 का वैल्यू डालेंगे तो प्लस माइनस वाले कुछ ना कुछ टर्म तो कैंसिल होने ही है, ये बात तो सबको पता ही है ना पहले से, ठीक है। तो 1 के वैल्यू डाले तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर n इक्वल टू 2 डाल दो तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस अप टू n इक्वल टू अगर मान लो आपने 18 डाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स 19 माइनस tan इनवर्स 18 और लास्ट में 19 डालो तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19। वेल एज यू कैन सी tan inverse 2 and tan inverse minus 2, tan inverse 3 and tan inverse minus 3, tan inverse 19 and tan inverse minus 19, 18 वाला अपने प्रीवियस वाले के साथ कैंसिल हुआ होगा। तो बचा क्या, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म। तो ये बन रहा है tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कॉट ऑफ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स 19/21। आइडेंटिटी हम जानते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन x। तो यहाँ पर इसको उल्टा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 21/19। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 21/19, दैट्स इट, ठीक है। 21/19 दैट इज द आंसर हियर। क्लियर हो रहा है यहां से क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल द एक्स
satisfying the inequality cot inverse x का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स cot inverse x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दिख रही है ना हमें इनवर्स के टर्म में, तो वो कौन से इंटरवल में लाई करती है इसमें से वो हमें पता लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो पहला क्या है, ये एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा दिखते हैं, तो मैं देखता हूं कि अगर क्या मैं इसके फैक्टराइजेशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। समझ लेते हैं। देखने के लिए हम कॉट इनवर्स एक्स को टेम्पररी y देख ले, तो हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 ग्रेटर देन 0। 10 का फैक्टराइजेशन करना है, 7 आना चाहिए, तो 5 to 7 आ सकता है, यानी फैक्टर्स क्या आएंगे, y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इनइक्वालिटी को देख ले, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर 5, प्लस माइनस और प्लस, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 2 ये रीजन रहेगा और दूसरा 5 से लेकर इंफिनिटी तक आएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स x यानी कि हमारा y कहां बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी में बिलोंग करेगा, लेकिन ये किसका है, कॉट इनवर्स का है। अभी ये कॉट का नहीं है, तो कॉट का फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, देखो कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको अगर आप ड्रॉ करो तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब ये वाली लाइन आपकी होगी इंफिनिटी वाली लाइन। ठीक है, नेगेटिव इंफिनिटी कहां पर आएगा, पाइप के ऊपर, और यहां पर आएगा पॉजिटिव इंफिनिटी 0 के ऊपर। ठीक है, 45 के ऊपर आ जाएगा 1, ये तो सबको पता है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि कॉट फंक्शन लगाने पर कॉट 2, ठीक है, इसमें से x को फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड कॉट फंक्शन लगा दे, तो नेगेटिव इंफिनिटी कब आता है, पाई के ऊपर आता है, और कॉट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हमें दिख रहा है। कॉट क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, या फिर मतलब उल्टा तो हो ही रहा है, एटलीस्ट समझ में आ रही है इतनी चीज। ऑलराइट, अब देखो आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है क्योंकि y के मतलब समझ में आ रहा है ना, y की वैल्यू पहले ग्रेटर है पर फिर में लो हो रही है। अब आगे बढ़ो, तो 2 लगाओ तो कॉट 2 लगाओ तो कॉट 2 समथिंग यहां पर आने वाला है, ये आ गया आपका कॉट 2। ठीक है, तो यहां पर आएगा कॉट 2 से लेकर पाई। ऑलराइट, फिर जब इंफिनिटी है तब तो 0 हो ही रहा है, वो तो हमें पता चल रहा है। 5 के लिए क्या होगा, देखो यहां पर अगर 5 है मान लो, तो यहां पर 5, तो यहां पर कहीं पर आपका आ जाएगा कॉट 5। तो कॉट 5 और 0 मतलब कि वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, यूनियन क्या आएगा यहां पर, 0 से लेकर कॉट 5। ऑलराइट, एक तो ये पोर्शन एक आएगा आपका, और दूसरा ये वाला पोर्शन जो है वो आपका आंसर आ रहा है। तो देखो अगर इसका जैसा कोई आंसर यहाँ पर बन रहा है कि नेगेटिव इंफिनिटी टू कॉट 5 बिल्कुल नहीं आएगा, पहला आंसर कैंसल। कॉट 5 से कॉट 4 का सवाल ही नहीं है, ये वाला भी नहीं आएगा, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर हियर। क्लियर है? ओके, चलिए, तो यहां से अब इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ जो है उसको यूज करके। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो यहां पर क्या है, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसमें से इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के जो इक्वेशन दिए हैं उसमें से हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे सेट में वो पता लगाना है। ठीक है, चलिए, तो पहले इक्वेशन को नोट करते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x यानी कि 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। tan दोनों साइड लगाने पर
5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4 यानी कि 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने पर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 6x और माइनस x बनेंगे। तो यहाँ पर फाइनल फैक्टराइजेशन क्या होगा 6x, ठीक है, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x का वैल्यू आएगा इधर 1/6 और माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि -1 वाला जो है वो नॉट वैलिड हुआ, ये वाला नॉट वैलिड हुआ। x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली आंसर विच कंटेन्स इन द सेट, यानी कि सेट में सिर्फ एक ही मेंबर है तो उसको एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। मोर देन 2 एलिमेंट भी नहीं है, 2 एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ओनली ए सिंगलटन सेट, यानी कि सिर्फ एक ही मेंबर है उसमें। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा को कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के टर्म में दिखाया गया है। दोनों के दोनों 0 से π/2 में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, यानी कि कन्वर्जन एक दूसरे में करने पर पॉजिटिव वैल्यूज ही रहने वाली है। तो अल्फा माइनस बीटा लगा के दिखाओ। चलिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा यानी कि कॉस इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 1/3। तो जनरली हम क्या करते थे कि दोनों चीजों को हम 10 में कन्वर्ट करने ताकि वो फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करते थे। तो पहले वाले में अल्फा वाले में, ठीक है, यहां पर ये अगर अल्फा है तो कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 5 आएगा, तो यहां पर 4 आएगा। तो 10 में वो क्या होगा 4/3 होगा, यानी कि यहां पर आएगा टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 3/3 1 आ गया, यानी कि टेन इनवर्स 1/9 4 13/9, तो कितना है टेन इनवर्स 9/13। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आया टेन इनवर्स 9/13, लेकिन टेन इनवर्स 9/13 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि अब हमें साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला तो कंफर्म आने वाला है नहीं, प्लस ये वाला भी नहीं आने वाला, तो इधर हमारा साइन में आएगा या फिर कॉस में आएगा, क्योंकि इसका कन्वर्जन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता सेम ट्रायंगल में। ये वाला 14 है तो वो भी कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलो इसके लिए अगर ये हमारा अल्फा माइनस बीटा है तो 9/13 यानी ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनस कितना आएगा 169 प्लस 81, 169 प्लस 81 यानी कि कितना आएगा 250 ना, 169 प्लस 81 एक बार कंफर्मेशन दे देते हैं, यस 250 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट आएगा 5√10, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ 5 टाइम्स √10। अभी 5√10 क्या है, न्यूमरेटर में दोनों के 9 है, यानी कि वो कब आएगा साइन इनवर्स में ही आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा साइन इनवर्स 9/5√10। दैट्स द ओनली पॉसिबल आंसर, क्योंकि दोनों में ये रेशियो तो सेम ही है, बस एक में साइन इनवर्स है दूसरे में कॉस इनवर्स। तो ट्राइंगल से दिख रहा है कि साइन इनवर्स में ही एंगल का अपोजिट साइड जो है वो आ रहा है, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर हियर। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 2y का वैल्यू क्वाट इनवर्स इंटू √3 cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस √3 साइन एक्स का होल स्क्वायर गिवन है। x वंस अगेन 0 से π/2 में है, बहुत ही बढ़िया। तो dy बाई dx, ओके, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है y का। वेल इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पहले बेसिक ये क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही है,
क्योंकि dy बाई डी एक्स पूछा गया है तो इसमें डेरिवेटिव का ज्यादा कोई यूज नहीं है। पहले आपको इस टर्म को सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। चलो कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सारे टर्म को cos x से डिवाइड करे तो यहां पर आएगा रूट 3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस रूट 3 इंटू 10x का स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 3 यानी कि 10 पाई बाई 3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 3 इंटू 10x, यानी कि ये क्या आएगा 10 पाई बाई 3 प्लस x जैसा कुछ आएगा। अब इनको कैंसिल करने के लिए इसको हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, तो 0 से पाई बाई 2 में हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट, देखो हम 10x है तो उसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां पर क्या लिखेंगे कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलो तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं हम 2y इक्वल टू, देखो ये कॉट और कॉट इनवर्स तो निकल गया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 करो तो बचेगा वहां पर पाई बाई 6 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। इतने चीज। अब दोनों साइड अगर डेरिवेटिव करो तो यहां पर आएगा 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाई 6 माइनस एक्स इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 2 और 2 निकल लिए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आएगा x माइनस पाई बाई 6 आएगा। ओके, सो हियर इज द आंसर a x माइनस पाई बाई 6। ये चीज समझ में आई यहां से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 अगर अल्फा है, वहां पर x जो है वो -1 से 2 में है, y जो है -2 से +2 में है, ठीक है। तो हमें, और दूसरी चीज क्या है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू y बाई 2 भी है, ठीक है। अब y बाई 2 से लेस है, यहां पर देखना, ये चीज नोट करो, देखो ये -1 से 2 में है और ये y बाई 2 से लेस है, तो y बाई 2 से अगर लेस है अपना x तो -1 से +1 में ही रहेगा, ऑब्वियसली उनके बीच में ही रहने वाला है। भले यहां पर एक कंडीशन है, दूसरी एक कंडीशन यहां पर है, दोनों को अगर मर्ज करें तो x अल्टीमेटली -1 से +1 में ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 से 2 में आ रहा था, वो यहां पर दूसरी कंडीशन के वजह से एक्सक्लूड हो चुका है। ओके, फॉर ऑल x एंड y, तो हमें ऐसे टर्म का वैल्यू जो है वो निकाल कर लाना है, मतलब यहां पर सभी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है, x -1 से +1 में है, y भी -1 से +1 में, y बाई 2 भी कहां पर आएगा, -1 से +1 में ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा है। देखो हमारा cos अल्फा के फॉर्म में कुछ ना कुछ लाना है, तो यहां पर cos अल्फा लाने के लिए सबसे पहले तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का आइडेंटिटी क्या होता है, तो कि x इंटू वाई इंटू अंडर रूट, सॉरी बीच में आएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। यहां पर एक चीज मैंने मिस कर दी, आगे रहेगा cos इनवर्स, ठीक है, इसका ये वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा, cos इनवर्स x इंटू वाई यानी कि y बाई 2 माइनस का आएगा यहां पर प्लस b, यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बाई 4। cos दोनों साइड लगा देंगे तो यहां पर आइडेंटिटी मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि ये चीज बचेगी और सामने बचेगा cos अल्फा, तो एक्स वाई अपॉन 2 प्लस 4 का यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू होगा cos अल्फा। 2 का एलसीएम सामने की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो अपने पास क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस अल्फा। ये एक्स वाई भी सामने की साइड चला जाए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा, तो स्क्वायरिंग करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर को एक्सपांड कर दे तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो देखो हमें 4 एक्स वाई कॉस अल्फा तो चाहिए था यहां पर, देखो यहां पर, ठीक है, तो वो टर्म यहां पर तो बन रहा है, मतलब हमारा काम का कुछ ना कुछ चीज बन रहा है। इस साइड को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए नहीं तो वो निकलेगा यहां से। चलो यहां पर से उसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर दे इन दोनों को, तो ये आएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गया। अब हमें जो भी टर्म चाहिए उसको हम एक साथ कर देंगे। देखो 4 एक्स स्क्वायर चाहिए, 4 एक्स वाई कॉस अल्फा चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, तो उसके अलावा सारे टर्म को अलग कर देंगे। एक ये टर्म चाहिए, दूसरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म और वाई स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो देखो इन दोनों को अपोजिट साइड ले जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सामने जाएगा तो पॉजिटिव 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा, और ये भी सामने जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या ऐसा आ रहा है? ओके नहीं है वो तो यहाँ पर, तो अच्छा इसमें से 4 कॉमन कर सकते हैं ना, यहाँ पर क्या आएगा, 4 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, सो 4 साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा वो भी नहीं है क्या, अच्छा है, हाँ यहाँ पर रहा, ये रहा, डी इज द फाइनल ऑप्शन हियर। अगर वो नहीं होता तो हमें फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ता, बट स्टिल देयर इट इज द ऑप्शन, सो इट्स द फाइनल आंसर हियर। समझ में आ रही है ये चीज? ओके, तो ऐसे साइन इनवर्स वाला भी क्वेश्चन आपको बना के पूछा जा सकता है, या फिर एक्स और वाई की जगह कोई ना कोई वैल्यूज भी यहाँ पर आपको दी जा सकती है और उसके ऊपर से किसी चीज का वैल्यू निकालना पूछा जा सकता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 है। तो देखो साइन इनवर्स में हमारा आइडेंटिटी हम क्या यूज करते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस अगर साइन इनवर्स y है तो वो आता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आता है आइडेंटिटी। तो इसको अगर हम यूज करें तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ठीक है, साइन इनवर्स देखो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा साइन इनवर्स 12/13 और यहां पर बनेगा 4/5, यहां पर बनेगा 3/5 इंटू ये बनेगा 5/13। ठीक है, ये कंफर्म है ना, एक मिनट, हाँ इनका डिफरेंस 25 यानी कि ये 5/13 सही है। चलो तो फाइनली ये कितना बना, 48 माइनस 15 डिवाइड बाई 65, राइट। तो 48 और 15 का डिफरेंस आएगा 33, यानी कि ये बना साइन इनवर्स 33/65। लेकिन वैसे तो कोई आंसर यहां पर बन नहीं रहा है। ओके, 33/65 वाला एक ऑप्शन है, लेकिन वो पाई माइनस कॉस इनवर्स के फॉर्म में। इसको अगर कॉस इनवर्स में लिखना है तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि अच्छा हाँ ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स 33/65 आएगा, यानी कि पाई वाला तो कभी आएगा ही नहीं, तो वो तो निकल ही गया। ठीक है, अब इसमें
ऐसा हम समझ सकते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड है तो तीसरी साइड हमें एटलीस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तीसरी साइड अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, चाहिए 33 और 65 यानी कि यहां पर आएगा। ठीक है, तो आपको रिमेनिंग साइड जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? और उसके लिए आपको दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लेकर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर मान लो उस चीज को आपको कंप्लीट नहीं करना है, उसमें आपको मतलब ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम और कर सकते हो, दूसरा एक मेथड यूज करके दोनों को सेम ट्रायंगल में इनपुट कर सकते हो। कैसे? दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को हम tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो sin इनवर्स 12/13 को sin इनवर्स 12/13 है और ये है sin इनवर्स 3/5। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 12/5 और इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 3/4। तो इससे एक रिमेनिंग साइड जो होगा ना वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही था ना अपना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 माइनस 3/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 12/5 इंटू 3/4। इसको अगर सॉल्व कर लो तो 48 माइनस 15/20 एलसीएम तो निकल ही जाएगा दोनों ऊपर नीचे का, और ये आएगा 20 प्लस 36। तो ये क्या आया देख लो, ऊपर तो न्यूमरेटर में 33 ही आया, डिनोमिनेटर में 56 आया। तो ये भी वो सेम ट्राइंगल का ही है। तो ये क्या आएगा tan इनवर्स के लिए, ये दिखेगा आपको, यहाँ पर 33 होगा तो यहाँ पर 56 होगा, और पिछली बार के ऊपर से यहाँ पर आया था 65। ठीक है, अब आपका आंसर किस में आना चाहिए? देखो ओके, यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में आंसर लाना है। चलिए यहाँ पर हमें मिल चुका है ना ये 56, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो कैंसिल हो गया, 63/65 सवाल ही नहीं होता ऑब्वियसली। 6/65 6 कभी आएगा ही नहीं ना, तो उसका भी सवाल नहीं आता, सिर्फ ये आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों, देखते हैं चलो यहाँ पर। तो देखो इसको साइन इनवर्स 33/65 को मैं कॉस इनवर्स में क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली 56/65 लिख सकते हैं, है ना। और उसको साइन इनवर्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65। सो दैट्स हियर इज द आंसर। वैसे कैलकुलेशन ना की होती तो भी आपको समझ में आता। ठीक है, डायरेक्टली आंसर यही बन रहा है, क्योंकि बाकी तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट ही हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई द ए इज द आंसर। और डायरेक्टली इस मेथड से भी आप कर सकते हो। अगर दोनों का स्क्वायरिंग वाला आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो 56 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, तो आप इस मेथड को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। दूसरी मेथड मतलब उसको 10 में कन्वर्ट करो तो आपको रिमेनिंग साइड जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात किस तरह से हम कर रहे हैं? क्योंकि ये एंगल बताए या ये वाला आगे वाला जो किया था वो एंगल बताए, दोनों सेम ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो दोनों सेम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो रिमेनिंग साइड इस तरह से हमें मिल सकता है विदाउट सॉल्विंग पाइथागोरस रूल। क्लियर? ओके, तो ये थे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आज के लेक्चर के। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या फिर हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो है उसके ऊपर बेस्ड है। यानी कि अब जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ हम मिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ ट्राइंगुलर प्लॉट ABC विथ साइड AB 7, BC 5 और CA 6 सेंटीमीटर। AB, BC और AC साइड के मेजर्स दिए गए हैं। अब वर्टिकल लैंप पोस्ट ओके वो है कहां पर, मिड पॉइंट D ऑफ द साइड AC पर है। तो साइड AC के मिड पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है जो B पॉइंट के साथ 30 डिग्री एंगल के ऊपर एलिवेटेड है। मतलब वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, B पॉइंट से लैंप पोस्ट के टॉप जो टॉप है उसका वो हुआ 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट हमें निकालनी है। चलिए हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट निकालने, मान लेते हैं
ये कुछ हमारा ट्राइंगल है एबीसी। चलो ठीक है, चलिए यहां पर हम पॉइंट बी ले लेते हैं, यहां पर ए ले लेते हैं और यहां पर सी ले लेते हैं। तो एबीसी हमारा ट्राइंगल है। अब एसी का जो मिड पॉइंट है डी, यहां पर एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, मतलब हमें 3D में इमेजिन करना होगा, कुछ इस तरह से प्लेन के ऊपर वर्टिकल लैंप पोस्ट होगा। तो 3D में कुछ हमें मान लो, तो थोड़ा समझने की ट्राई करो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, मान लो थोड़ा, ठीक है, जिसका पॉइंट बी के साथ अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें पॉइंट बी के साथ, तो वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। एक मिनट यहां पर, ओके चलो, यहां पर तो वर्टिकल है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री। तो हमें ये जो हाइट है वो फाइंड करनी है। मान लेते हैं यहां पर ई पॉइंट है, तो डी जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वेल देखो, ए डी और सी डी जो हो गए वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि डी जो है अपना मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब कि इसका मेजर रहेगा 3, बीसी का यहां पर दिया गया है 5 और एसी का दिया गया है 7। तो यहां पर आप 10th ग्रेड में एक थियरम पढ़े होंगे, अपोलोनियस थियरम, ठीक है। तो फ्रॉम अपोलोनियस थियरम, फ्रॉम अपोलोनियस थियरम हम यहां पर क्या समझते हैं, ट्राइंगल में क्या आएगा, वहां पर देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऐसा आता था थियरम। अब इसमें देखो आप, तो सिर्फ बी डी एक ही अननोन है, क्योंकि देखो हमें हाइट चाहिए, ये चीज हमें चाहिए, तो उसके लिए बी डी का मेजरमेंट जो है वो हमारे पास आना जरूरी है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग द थियरम। ओके, इसमें क्या होगा, 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 इक्वल टू 2 टाइम्स एडी कितना होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी डी स्क्वायर। वेल ये होगा 74, तो यानी कि 74 अपॉन 2 माइनस 9 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो 74/2 यानी कि 37, और 37 माइनस 9 करेंगे तो 28, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर आ गया 28, और बी डी स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारा, 2√7। चलो बी डी का मेजरमेंट मिल गया। अब हमें इस ट्राइंगल में अगर हम देखो, ये हमें मिल चुका है 2√7, इसको मान लेते हैं h, तो tan थीटा क्या होगा, h अपॉन 2√7 होगा ना, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि फ्रॉम दैट ट्राइंगल tan 30 इज h अपॉन 2√7, यानी कि h का वैल्यू होगा 2√7/√3। देखते हैं ऐसा कुछ आंसर है क्या। ओके, डिनोमिनेटर में √3 कहीं पर भी नहीं है, मतलब कि मैं √3 को रेशनलाइज कर लेना होगा। चलो, तो वो क्या आ जाएगा, 2√21/3, ये आएगा रेशनलाइजेशन, तो मतलब कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा 2/3 इंटू √21, ऑप्शन बी। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आपने डेफिनेटली, यहाँ पर आपको थोड़े से ऐसे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली ये टाइप के क्वेश्चन को तो आप छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड विथ यूजुअल नोटेशंस। सारे यूजुअल नोटेशंस हम क्या लेते हैं ट्राइंगल में, कि एंगल कैपिटल ए के अपोजिट साइड होगा स्मॉल ए, एंगल बी का अपोजिट साइड होगा स्मॉल बी, एंगल कैपिटल सी का अपोजिट साइड होगा स्मॉल सी, ये यूजुअल नोटेशंस है। उसमें एंगल ए और बी का सम है 120, और साइड ए और साइड बी का मेजरमेंट है √3 + 1 √3 - 1। सो हमें एंगल बी ए और बी का रेशियो निकालना होगा। ओके, देखो अगर रेशियो निकालना है तो मेजरमेंट ढूंढ पाए ऐसी कुछ चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता था, नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है। नेपियर्स फॉर्मूला क्या आता था, नेपियर्स फॉर्मूला, स्पेलिंग अगर इधर उधर हो तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है, नाम से मतलब रखो। अभी नेपियर्स फॉर्मूला क्या आता था कि tan a - b अपॉन 2 वो होता है a - b अपॉन a + b इंटू cot
c/2, ये फॉर्मूला आता है। तो इसमें आप देखो हम इसका यूज करके कुछ ना कुछ यहां पर ले सकते हैं। देखो अब देखो a प्लस बी अगर गिवन है 120, तो एंगल C डेफिनेटली 60 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो उसका मैं यूज कर सकता हूं। तो मतलब मेरा देखो राइट हैंड साइड मेरा पूरा सॉल्व हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे a माइनस बी का वैल्यू मिल सकता है। समझ में आ रही है चीज? तो ये यहां से मैं यूज करता हूं। चलो tan a माइनस बी बाई टू इक्वल टू a माइनस बी करेंगे तो √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 इंटू cot 30 यानी कि ये आएगा √3। चलिए प्लस और माइनस √3 कैंसिल, प्लस और माइनस 1 कैंसिल, ऊपर आया 2, नीचे आया 2√3 और ऊपर आया √3, तो पूरा कैंसिल होकर आंसर आया 1। तो tan a माइनस बी बाई टू अगर 1 आया है, tan a माइनस बी बाई टू अगर 1 आया है, तो 0 से 180 में सिर्फ π/4 ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि a माइनस बी बाई टू होगा 45, तो a माइनस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, a माइनस बी 90 और a प्लस बी तो ऑलरेडी 120 था अपने पास। सॉल्व कर लेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 105 और b का वैल्यू कितना आएगा 105 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15 आएगा। एंगल a और b का रेशियो निकालना है, चलिए यहीं से निकाल देते हैं ना, ठीक है। तो 15 जा 7 यानी कि ये रेशियो कितना आएगा 7 जा 1, 7:1 यानी कि a इज द फाइनल आंसर हियर। आ रहा है समझ में यहां पर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल राइट, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मिक्स किया है, तो क्या बोलते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, जिसका एरिया है 27 टाइम्स √3। तो C किसके इक्वल है? ये वाला C जो है यहां पर वो किसके इक्वल है वो हमें पता लगाना है। चलो देखो यहां पर हमारे पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल का इक्वेशन है, यानी कि इसके ऊपर से हम स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्मूला था अपना जनरल इक्वेशन, उसके ऊपर से रेडियस निकाल सकते हैं g² प्लस f² माइनस c का टोटल स्क्वायर रूट, वो वाला, ठीक है। तो मैं रेडियस यहां पर बोल देता हूं। अभी रेडियस क्या हो जाएगा, g² आएगा 5 यानी कि 25 होगा g², f² होगा 36 एंड माइनस c, ये अपना रेडियस होगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसके अंदर एक ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल वो इंस्क्राइब्ड है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर हम 10th में भी ये चीजें जो है वो देख चुके थे, है ना। मतलब ये एंगल जो है वो कितना आएगा 120 बनेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये भी 30 आएगा और ये भी 30 ही आएगा, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा 130 बनेगा। प्लस ये सर्कल का सेंटर है, तो ये जो होती है ये सरकम रेडियस होती है r। क्या होती है? सरकम रेडियस r होती है, हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखो क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मैं इस एक ट्राइंगल के एरिया को कंसिडर करूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा ना, क्योंकि तीनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही होंगे। देखो साइड्स तो सेम ही होगी, प्लस ये एंगल भी कितने रहेंगे सबके 120 120 और 120 ही रहने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल टोटल कितना होगा, एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल मल्टीप्लाइड विथ 3। तो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो पता होगा आपको कि 1/2 कोई भी ट्राइंगल का फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं कि AB sin C, ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना। अभी A यानी कि एक साइड, B यानी दूसरा साइड, और sin C में जो C है वो क्या है, दोनों के बीच में जो इंक्लाइंड एंगल है वो आएगा। तो यहां पर देखो क्या आएगा 3 × 1/2, A यानी R, B यानी फिर से R,
और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। तो ये क्या आ गया 3/2, ये गिवन है 27√3, ठीक है। आर स्क्वायर साइन 20 यानी ये आता है √3/2। तो आप देख सकते हैं √3 और √3 निकल गया, 3 और 3 निकल गया, तो कितना आया आर स्क्वायर इक्वल टू 9436। आर स्क्वायर 36 आया, वहां पर स्क्वायर करके उसको सॉल्व कर दे तो 36 इक्वल टू 25 प्लस 36 माइनस सी, ये दोनों कैंसल, तो सी का वैल्यू कितना आया 25। ऑलराइट, सो 25 इज द फाइनल आंसर हियर। हो रहा है क्लियर सब कुछ यहां पर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज एक्स, ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड एक्स है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेम टू साइड्स इज वाई। ठीक है, एक ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं ए बी सी। चलिए, उसमें क्या किया गया है कि किसी दो साइड का सम x है और उसका प्रोडक्ट है y। ओके, एंड एक रिजल्ट दिया गया है x² माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, x और y को रिलेट करता हुआ, जहां पर c जो है वो लेंथ ऑफ थर्ड साइड है, यानी कि जो दो साइड का प्रोडक्ट और सम दिया गया है उसके अलावा एक तीसरी साइड c भी है। तो देखो c के बारे में बात किए तो हम क्या करते हैं, ए बी का सम x ले लेते हैं और उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं y, वही ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो हियर sum is equal to x and product is equal to y। दूसरी चीज, रिलेशन पता है अपने पास कि x² माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। चलो x² करो तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab होगा। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का जो सरकम रेडियस होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का सरकम रेडियस कहां से आएगा? देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सरकम रेडियस एक ही जगह से आता है, साइन फॉर्मूला से। साइन फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू ट्वाइस आर, ये होता है साइन रूल। तो इसी के ऊपर से हमें लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी या सी सी कुछ भी करके निकालना पड़ेगा। अब यहां पर ऑप्शन में आप देखो, या तो आपके ऑप्शन है y के टर्म्स में या तो आपके ऑप्शन है c के टर्म्स में। तो आपको x के बारे में नहीं सोचना है, इधर y के ऊपर सोचना है या फिर c के ऊपर सोचना है। ठीक है, चलिए तो उसके ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब क्या बोल रहे हैं, a² प्लस b² माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी हो गया ना, आया ना। इस नेगेटिव इसमें से ए बी को नीचे ला लो तो a² प्लस b² माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया। ठीक है, सामने बचा -1, यहां पर 2 से डिवाइड करो, यहां पर से भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये cos c का फॉर्मूला बना। क्या किसका फॉर्मूला बना, cos c, यानी कि cos c है -1/2, यानी कि c का वैल्यू क्या होगा 120 डिग्री होगा। 0 से 180 में 120 डिग्री -1/2 को सेटिस्फाई करता है। अब एंगल सी मिल चुका है। एंगल सी क्या होता है, थर्ड साइड स्मॉल सी का अपोजिट एंगल ही होता है, तो मतलब हम साइन रूल में उसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम साइन रूल, एक मिनट, फ्रॉम साइन रूल क्या हम लिख सकते हैं कि c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। वेल c तो एज इट इज साइन सी, यानी कि साइन 120 इक्वल टू 2r, तो साइन 120 यानी √3/2 इक्वल टू 2r, तो 2 निकल गया, तो सरकम रेडियस कितना आया, c/√3। ओके, c/√3, दैट्स हियर इज ऑप्शन बी आवर आंसर। समझ में आए किसका, साइन रूल का और कॉसाइन रूल का किस तरह से यहां पर यूज किया जा रहा है वो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिवन दैट b प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13 फॉर ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन एज यूजुअल, तो cos a अपॉन अल्फा इक्वल टू cos सी बी अपॉन बीटा इक्वल टू cos सी अपॉन गामा, अगर ये तीनों इक्वल है तो हमें ट्रायड अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू क्या होता है वो पता लगाना होगा। मतलब चार में से कौन सा वैल्यू इसके इक्वल होता है या फिर उसके रेशियो के इक्वल होता होगा, ये पता लगाना है। चलो, तो साइड्स के जो रेशियो दिया गया है सम के ऊपर से, तो वहां से हम साइड्स तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो b प्लस सी होगा 11 के, c प्लस ए होगा 12 के, क्योंकि रेशियो गिवन है तो इसको मान लेते हैं k से इक्वल सबको, और उसी तरह a प्लस बी आएगा 13 के। अगर सबका सम करें तो ए बी सी तीनों के तीनों दो बार आएगा, यानी कि 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 11 12 यानी कि 23 प्लस 13 यानी कितना आएगा 46, 23 है और प्लस 13 है यानी कि 36 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 18 के आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी में b प्लस से अगर 11 डाल दे तो a कितना आएगा 18 माइनस 11 यानी कि वो रहेगा 7 के। ओके, यहां पर a का वैल्यू 7 के डाल दो तो b कितना आएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6 के, और यहां पर a का वैल्यू 7 डाल दो तो c का वैल्यू आएगा 5 टाइम्स के। चलो, साइड ए बी सी हमें मिल चुकी है। अब हमें cos A, cos B और cos C को फाइंड आउट करना पड़ेगा। थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि हमें एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, है ना यहाँ पर। चलो, तो cos A क्या रहेगा, अभी मैं ऊपर नीचे k नहीं लिखता हूं, उसको निकाल देता हूं, ठीक है। cos A यानी कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc आता है। चलो, डाल दो वैल्यूज यहाँ पर 36 प्लस 25, ऊपर नीचे के स्क्वायर निकल जाएगा, माइनस 49 बाई 2 BC यानी कि 30। तो 25 और 49 का डिफरेंस आएगा नेगेटिव 24, नेगेटिव 24 और 36 यानी कि ऊपर रहेगा 12 बाई 60 यानी ये आएगा 1/5। cos A का वैल्यू 1/5 आ गया। cos B निकालते हैं, चलो, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। चलो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 49 और 25 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 7 5 35। ओके, ऊपर 25 और 36 का डिफरेंस नेगेटिव 11, तो 49 माइनस 11 यानी 38। तो 38 बाई 2 टाइम्स 35, तो यहां पर आएगा 19 यानी कि ये आंसर आएगा 19 बाई 35। और cos C भी यहां पर कर लेते हैं, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49 और 36 माइनस 25, 49 36 25 डिवाइडेड बाई 2 7 6 42। तो ऊपर का डिफरेंस पॉजिटिव 11, तो 49 प्लस 11 यानी 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 21, तो ये आएगा 15, यहाँ पर से 7 और यहाँ पर से 5 यानी कि रेशियो आएगा 5/7। चलो, cos A, B और cos C की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। 1/5, 19/35 एंड 5/7। तो cos A अपॉन अल्फा, cos B अपॉन बीटा, cos C अपॉन गामा, तो ये आया 1/5 बाई अल्फा इक्वल टू 19/35 बाई बीटा इक्वल टू 5/7 अपॉन गामा, ठीक है। चलो, तो यह है मतलब 1/5 अल्फा 19/35 बीटा इक्वल टू 5/7 गामा। तो सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, ठीक है, तो यहां पर आएगा 1/अल्फा 19/7 बीटा इक्वल टू 25
बाई 7 गामा। अब सभी को 7 से मल्टीपल कर दो तो 7 अपॉन अल्फा, 19 अपॉन बीटा और 25 अपॉन गामा। रेशियो रिवर्स कर दो तो अल्फा बाई 7, बीटा बाई 19 और गामा बाई 25 आएगा, यानी कि उनका वैल्यूज क्या क्या रहेगा, कुछ 7, 9 और 25 के टर्म में रहेगा। सॉरी 7, 19 और 25। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 7, 19 और 25 वाला रहेगा ऑर्डर। क्लियर हो रहा है? ये वैल्यू उनका पॉसिबल है यहां पर। समझ में आ रहा है किस तरह से ये आ रहा है यहां से? ओके, पहले साइड्स ढूंढी, उसके ऊपर से cos AB और cos C का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको बस वहां पर डालकर हमें रेशियो जो है वो निकालना है उनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 25 मीटर अबोव अ लेक इज 30 डिग्री। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए ये 2019 जेई में आया हुआ है, ठीक है, मेन का क्वेश्चन। पर मैंने जहां तक पढ़ा है, मुझे जहां पर थोड़ा सा भी अगर याद है, तो क्वेश्चन जो है ना, ये अगर मैं पूरा पढ़ूं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट P इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के 10th ग्रेड में भी आता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। मे भी यहाँ पर ये सारा डिस्टेंस जो है ये सिर्फ चेंज हुआ होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, एंगल वगैरह सब कुछ सेम है। हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना चाहिए होगा। हाँ, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक निकालना, सही है, ठीक है। चलो मान लेते हैं, अब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देख लेंगे। ये लेक का सरफेस है, ठीक है, क्लाउड जो है यहां पर है, मतलब क्लाउड का ये टोटल हाइट यहां पर है। हम यहां पर 25 मीटर अबोव खड़े हैं, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर। वहां से, ठीक है, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है, और इसी पॉइंट से जो क्लाउड का यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, अब ये टोटल और ये टोटल कभी भी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर हम जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन वाला है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन गिवन नहीं है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से जो इसका सरफेस में, यहां पर जो लेक में जो इसका इमेज बन रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो बन रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ये वाला एंगल 60 डिग्री आ रहा है। तो हमें क्लाउड की, सॉरी, लेक की जो सरफेस है, ठीक है, वहां से क्लाउड का टोटल हाइट निकाल कर लाना है। अब समझना एक चीज, यहां पर देखो, ये 25 है तो यहां पर ये भी 25 होगा। मान लेते हैं ये रिमेनिंग जो है वो कुछ h है, तो क्लाउड का टोटल हाइट कितना हुआ, h प्लस 25 हुआ। तो देखो, लेक के सरफेस के ऊपर जितना हाइट होगा उतना ही उसका इमेज में भी होगा, रिफ्लेक्शन में भी होगा। तो ये टोटल कितना हुआ, h प्लस 25, ठीक है। मान लेते हैं ये बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ d के इक्वल होगा कभी। तो अब देखो, ये d के इक्वल है तो ये ऊपर वाला भी d ही आएगा डेफिनेटली। तो क्या हम पहले ट्राइंगल के ऊपर कंसिडरेशन कर सकते हैं? ये मैंने ट्राइंगल 1 बोल दिया, और ये बड़ा वाला जो है उसको मैंने ट्राइंगल 2 बोल दिया। चलो, फ्रॉम ट्राइंगल 1 मैं क्या बोल सकता हूं, tan 30 अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि h अपॉन d, ठीक है। तो d कितना मिला, h अपॉन tan 30, यानी कि h अपॉन 1/√3, दैट्स √3h। ये पहले ट्राइंगल के ऊपर से। दूसरे ट्राइंगल को देखो तो tan 60 इक्वल टू होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि अपोजिट कितना है, देखो h प्लस 25 प्लस 25 है, नीचे का भी और ये 25 भी उसमें कंसीडर किया गया है ना। तो टोटल कितना हुआ, h प्लस 50 डिवाइडेड बाई d, ये होगा, अभी d कितना आएगा, h प्लस 50 डिवाइड बाई tan 60 का वैल्यू √3। तो देखो, पहले में और दूसरे में दोनों में लेफ्ट साइड d है, तो इसको कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं फटाफट। तो क्या होगा, देखो √3h इज इक्वल टू h प्लस 50 बाई √3, ये यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो 3h, एक h को लेफ्ट साइड ले लो तो -h इक्वल टू 50, तो 2h इक्वल टू 50, तो h कितना होगा, 25 होगा।
H25 यानी सिर्फ इतना पोर्शन आया, और टोटल हाइट क्लाउड का कितना होगा 25 प्लस 25 यानी कि 50 होगा। ठीक है, ये मेरा कहां से आया फ्रॉम ट्राइंगल 1 और ये कहां से आया फ्रॉम ट्राइंगल 2। ठीक है, ये रिजल्ट 1 है, रिजल्ट 2 है, समझ सकते हैं आप लोग। डन है, डन आया ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। साइड्स के लेंथ जो है वो एपी में है, तो देखो यहां पर साइड्स अगर एबीसी है तो क्या हो जाएगा कि ए बी सी इन एपी, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी होगा। ये एक रिजल्ट नोट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। अब मान लेते हैं, देखो ट्राइंगल में क्या होता है, जो साइड लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, लार्जेस्ट ही होता है। ये तो सबको पता है ना। चलो तो मान लेते हैं यहां पर सी एंगल जो है वो लार्जेस्ट है, या फिर सी साइड जो है वो लार्जेस्ट है, कुछ भी कर लेते हैं। लेट एंगल सी इज लार्जेस्ट एंड एपी में है, तो ऑब्वियसली साइड ए जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। एंगल सी के सामने का साइड स्मॉल सी लार्जेस्ट होगा। अगर ये लार्जेस्ट होगा और एपी में बनना है तो ए को स्मॉलेस्ट बनना पड़ेगा, एंड एंगल ए इज स्मॉलेस्ट। और दूसरा लेट कर लेते हैं कि एंगल ए का वैल्यू है कुछ ना कुछ थीटा। अब क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। एंगल सी जो है वो एंगल ए से डबल है, यानी कि एंगल सी हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा। ठीक है, वी ऑलरेडी नो ना, ए प्लस बी प्लस सी तो 180 होता है या फिर पाई होता है, तो बी कितना होगा, पाई माइनस ए माइनस सी, यानी कि पाई माइनस 3 थीटा होगा अभी एंगल बी। तो ए बी और सी एंगल मिल चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, साइड्स का जो रेशियो है वो निकालना है। ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो हम क्या साइन रूल का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन रूल में साइन ए साइन बी साइन सी वाला ढूंढ सकते हैं, है ना। चलो तो वो यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल तो ढूंढने पड़ेंगे, सब कुछ पहले तो ए बी सी ढूंढना पड़ेगा ना। चलो करते हैं उसके लिए कुछ काम काज। ये वाला रिलेशन जो है, अब साइन रूल क्या बोलता है अपना, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी 2r होता है, या फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट के होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। तो अगर ये जो है एपी में है तो उनका साइन ए साइन बी साइन सी भी कैसा होगा, एपी में ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा हो 2 साइन बी इक्वल टू होगा साइन ए प्लस साइन सी। वेल एबीसी का वैल्यू तो थीटा के कॉमन टर्म में है अपने पास, तो उसके ऊपर से थीटा निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर थीटा डाल देंगे, तो क्या होगा कि 2 साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। तो ये क्या आएगा, 2 साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया। और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब में से एक एक साइन थीटा कॉमन निकल के सामने सामने कैंसल, तो यहां पर बचेगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। चलो तो ये आएगा 6, ये आएगा 8। कॉस को साइन में कन्वर्ट अब नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाना है इसलिए, तो इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बनाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 8 कॉस स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0।
तो फाइनली बना 8 cos स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा। ओके, ये 6 3 9, मतलब ये यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, 6 और 9 यानी कि 3 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 8 3 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस 2 हो तो 6 और 4 ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा 8 cos स्क्वायर माइनस 6 cos प्लस 4 cos माइनस 3 इक्वल टू 0। तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इधर 3/4 आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा यहाँ पर से आएगा 2 cos थीटा कॉमन, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos थीटा आएगा -1/2। अगर cos थीटा -1/2 आएगा तो थीटा आएगा 120, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल अगर 120 हुआ ट्राइंगल में तो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो cos थीटा की ये वैल्यू चलेगी। उसके ऊपर से sin थीटा निकाल दे। चलो यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल टेम्पररी बना देते हैं, ये थीटा, ये 3 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 16 - 9 यानी कि 7। चलो, तो sin थीटा आएगा √7/4। ओके, अब हमें रेशियो का साइड्स लेना है, सॉरी साइड्स का रेशियो लेना है, सॉरी। तो a/a b c, यानी कि sin a sin b sin c, यानी कि sin थीटा यहां पर आएगा sin 3 थीटा, है ना, और यहां पर क्या आएगा sin 2 थीटा। चलो, sin थीटा में क्या, देखो sin थीटा जो है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, और यहाँ पर आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो सब में से एक एक बार sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 1, यहाँ पर 3 - 4 sin स्क्वायर यानी कि 7/16 इज टू 2, sin निकल गया, cos बचा 3/4, तो 1 is 2। चलो 16 3 48, 48 - 28 तो 20/16, ये आया 20/16 और ये 3/2। ठीक है, यहां से 4 4 कैंसिल, तो 4 5, एलसीएम 4 ले ले, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 जम 5, 4:5 is to 6। ऑलराइट, सो साइड्स का रेशियो क्या आएगा 4:5 is to 6। दिस इज द रेशियो हियर, सी ऑप्शन। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। ऑलराइट, तो एंगल को स्मॉलेस्ट को थीटा माना, तो बाकी दोनों एंगल जो है वो थीटा के टर्म्स में आ गए। तो वहां से वो जो एपी में साइड्स थी उनके ऊपर से हमने क्या लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन रूल अप्लाई किया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना जिसका सॉल्यूशन cos थीटा में हमें मिल चुका था, और उसको sin थीटा में कन्वर्ट करने के बाद साइड्स का रेशियो इस तरीके से हमने लिया है, जहां पर सिंप्लीफिकेशन करने पर 4:5:6 रेशियो हमारा आ रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके ऊपर 2 पोल है, एक 20 मीटर हाइट का है, दूसरा 80 मीटर हाइट का है, दूसरे बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस है। समझ लेते हैं, कुछ ऐसा है हमारे पास, ये 80 मीटर हाइट वाला है, ये हमारा मान लेते हैं 20 मीटर हाइट वाला है। ठीक है, चलो अब समझ रहे हैं ना ये क्या हो रहा है। ठीक है, ए बी जो है वो इक्वल टू है 80, नोट कर लेते हैं, और सी डी जो है वो क्या है 20 है। अब क्या बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग टॉप ऑफ ईच पॉल टू द फुट ऑफ अदर। तो पहला जो बड़ा वाला है उसका टॉप और सामने का फुट, ठीक है, इनको ज्वाइन करता हुआ ये एक लाइन और इसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है पॉइंट P, वो कौन सी हाइट के ऊपर है वो हमें निकालना है। यानी कि मान लेते हैं इसकी हाइट जो है वो h है। अब यहां पर ये तो क्लियर है 90 डिग्री तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो दूसरा, यहां पर भी 90 डिग्री होगा, यहां पर भी 90 डिग्री होगा। अब देखो मान लेते हैं यहां पर पॉइंट E है। अब इस h को फाइंड आउट करने के लिए बीच का डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं, ठीक है, यहां से E पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कुछ x है और यहां से ये टोटल डिस्टेंस कुछ ना कुछ y है, मान लेते हैं। तो अब देखो, अब मैं जो हाईलाइट करता हूं पार्ट, जरा उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको हाईलाइट करता हुआ, और दूसरा मैं अगर हाईलाइट करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना उसको, ये दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल नहीं होंगे? होंगे ना, तो सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो करते हैं सिमिलरिटी का यूज, ठीक है। तो फ्रॉम सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं हम? देखो h/20 h/dc यानी कि 20 इज इक्वल टू क्या होगा, x/y होगा। ये क्या होगा, x/y होगा, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला बड़ा ट्राइंगल ABC और छोटा ट्राइंगल है PEC, क्या वो दोनों भी सिमिलर नहीं होंगे? बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है PEC, ये भी दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, h/80, वहां पर मैं लिख सकता हूं h/80 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस आएगा y माइनस एक्स अपॉन, ये रहेगा आपका क्या, सॉरी टोटल क्या रहेगा, y रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर में y है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में y है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मगजमारी करते हैं, इस y को यहां पर मल्टीप्लाई कर दे तो hy/20 इक्वल टू x हो जाएगा, और इस y को यहां पर मल्टीप्लाई कर दे तो hy/80 इक्वल टू y माइनस एक्स होगा। तो अगर मैं इसका 1 का और 2 का अगर मैं सम करके ले लूं तो देखो मेरा माइनस एक्स और प्लस एक्स तो निकल जाएगा, ठीक है। तो बाय 1 एंड 2 को ऐड करके, बाय 1 प्लस 2 करके मुझे मिलेगा hy/20 प्लस hy/80 इक्वल टू y। तो मेरा y भी सामने से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो 2h मतलब h/20 प्लस h/80 इक्वल टू क्या बचा, 1। मैं क्या बोल सकता हूँ, h/20 प्लस h/80 इक्वल टू 1, यानी 5h इक्वल टू 80। तो h का वैल्यू आएगा 16। तो उस पॉइंट का हाइट कितना रहेगा भाई, 16 रहेगा, 16 मीटर। समझ में आ रहा है क्लियरली कि नहीं आ रहा? ठीक है, ओके। चलिए, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम फटाफट थोड़ा सा कर सकते हैं, इसमें हमारा टाइम बच सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आगे, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, 2 poles standing on horizontal ground are of height 5 मीटर and 10 मीटर। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर 2 पॉल है, एक का हाइट है 5 मीटर, दूसरे का हाइट है 10 मीटर, ठीक है। चलो मान लेते ए बी का हाइट है 10 मीटर और सी डी का हाइट है 5 मीटर। अब लाइन ज्वाइनिंग द टॉप्स मेक्स एंगल 15 डिग्री विथ ग्राउंड। तो दोनों को टॉप को जोड़े तो ये एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है। तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन द पोल ये हमें निकालना है। अब यहां पर ये तो क्लियर है कि ये तो रेक्टेंगल ही बना होगा,
क्योंकि 90 डिग्री होगा सब कुछ। तो ये हाइट 5 होगी, तो यहां पर ये रिमेनिंग हाइट भी कितनी होगी, 5 होगी। तो इस ट्राइंगल में क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, tan 15 डिग्री इक्वल टू 5 अपॉन डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो tan 15 इक्वल टू 5 अपॉन डी, डी को सब्जेक्ट बना ले तो 5 बाई tan 15 आएगा। चलो tan 15 यानी कि क्या रहेगा, tan 60, मतलब इसका वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फटाफट बना लेंगे। क्या लिखेंगे, 60 माइनस 45, tan 60 माइनस 45, पीछे कर देते हैं उसको सॉल्व। तो ये आएगा 5 अपॉन tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 5 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर देते हैं तो ऊपर आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 2√3, 2 ऊपर नीचे से कॉमन निकल कर कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 2 प्लस √3, यानी कि 5 टाइम्स 2 प्लस √3, दैट्स हियर द आंसर, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी, इससे इजी नहीं पूछ सकता कोई भी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इवन। क्लियर है सब कुछ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी। एबीसी जो है वो ट्राइंगुलर पार्क है विथ एबी एंड एसी एज 100 मीटर। एबीसी एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसमें एबी और एसी दोनों साइड का लेंथ 100 मीटर है। अ वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब मिड पॉइंट ऑफ बीसी के ऊपर है, यानी कि वंस अगेन अपोलोनियस थ्योरम वाला आ गया, ठीक है। क्या बोलता है उसमें, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट द ए एंड बी, दोनों पॉइंट ए एंड बी के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, ऑल, एक का है cot इनवर्स 3√2, दूसरे का है cosec इनवर्स 2√2, तो हाइट ऑफ द टावर निकाल के दे दो। चलो मान लेते हैं ये अपना ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है। अब यहां पर ये है BC, यहां पर है A, BC के मिड पॉइंट के ऊपर एक टावर जो है वो सिचुएटेड है, ऑलराइट। अब यहां से इसको भी जोड़ देते हैं, यहां पर से ये तो जुड़ा हुआ ही है, ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी डेफिनेटली 90 डिग्री ही होगा। अब इनको ए पॉइंट से जोड़ दे और बी पॉइंट से जोड़ दे, मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ए के साथ जोड़ने पर ये एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये कुछ अल्फा है और ये कुछ है बीटा। दोनों ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल बनेंगे, वो तो कंफर्म है, ठीक है। ट्राइंगल ए पी डी वो भी राइट एंगल बनेगा, ट्राइंगल बी पी डी वो भी राइट एंगल ही बनेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट अल्फा इज cot इनवर्स 3√2, यानी कि cot अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3√2, बीटा जो है उसको cosec इनवर्स 2√2 मान ले, तो cosec बीटा जो आएगा, cosec बीटा वो कितना आएगा 2√2 आ जाएगा। अब देखो यहां पर अपोलोनियस थ्योरम तो डेफिनेटली यूज हुआ है ना, तो उसका यूज कर लेते हैं। फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम, मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये मेरा काम आ सकता है ना, क्योंकि मुझे बी डी और ए डी को वैसे भी अलग से फाइंड आउट करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये होगा 2 टाइम्स 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। 2 निकल गया, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का रिजल्ट मुझे मिला 100 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू मिला 100 का स्क्वायर। ये मुझे बाद में काम लगेगा। अब मुझे बी डी और ए डी के आसपास ही खेलना है, ठीक है। तो मैं पहला ट्राइंगल दो बना देता हूं यहाँ पर। अल्फा वाला ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं तो ये अल्फा है,
ये आया था P D और यहां पर A, ठीक है। तो ये हाइट अगर h है तो मैं क्या बोल सकता हूं, कॉट अल्फा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड आएगा, यानी कि AD अपॉन h आएगा, है ना। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बना देते हैं B वाला। तो यहां पर था P B और यहां पर था D, ये भी हाइट ही है और ये एंगल है बीटा। तो कॉट बीटा इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, कॉट बीटा इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, BD अपॉन PD, यानी कि BD अपॉन H। अभी मेरे पास रिजल्ट क्या है, मेरे पास जो रिजल्ट है वो है कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना होगा, कॉट अल्फा इंटू H का होल स्क्वायर, और यह पर होगा कॉट बीटा इंटू H का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर। H स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 100 का स्क्वायर। चलो कॉट स्क्वायर अल्फा का वैल्यू तो पता है मुझे, यहां से ही क्या होगा 3√2 का स्क्वायर, यानी कि 9 to 18 होगा ये वाला, और ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर बीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर बीटा -1। वेल कॉसेक स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर होगा ना, यानी कि 8। ओके, तो ये आएगा 8, यानी कि h स्क्वायर 18 प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 100 का स्क्वायर। 18 प्लस 8 यानी 26 माइनस 1 25, तो h स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 25 यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना आएगा, 100/5 का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 20। देयर इज नो अदर ऑप्शन हियर, सो 20 इज द ऑप्शन डी हियर। डन है ये चीज, ठीक है नहीं है। अपोलोनियस थ्योरम यूज किया, ये रिजल्ट मिला। वहां से क्या किया, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग किया, तो कॉट अल्फा और कॉट बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ही AD का और BD का यूज हो सकता है। तो वो हमने यूज करके उस रिजल्ट को अगले वाले अपोलोनियस के रिजल्ट जो थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां से हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगा। डन है ये चीज, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एंगल ABC आर इन AP, एंगल ABC अगर AP में है तो मैं बोल सकता हूं कि A प्लस C इक्वल टू B, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 है। वहां से मैं बोल सकता हूं कि 3B मेरा आएगा 180, यानी कि B एंगल आएगा मेरा 60 डिग्री। B मुझे मिल गया, C और A नहीं मिल सकता। अब A और B का रेशियो गिवन है 1:3, साइड C का डायरेक्ट मेजर गिवन है 4, तो हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। चलिए अब देखो B 60 है और एंगल अगर AP में है तो एक एंगल 30 डिग्री आएगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री आएगा, ये कंफर्म है, तभी वो AP में बनेंगे। अब कौन सा कब आएगा, A कितना आएगा C कितना आएगा, वो हमें पता लगाना है। तो देखो क्या हम साइन रूल जानते हैं, फिर से क्या जानते हैं हम, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, इतना तो हम जानते ही है। अब मान लो पहले दो को इक्वल ले ले, तो देखो ये B को यहाँ पर डाल दो, A अपॉन B इक्वल टू क्या आएगा, साइन A अपॉन साइन B। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो तो A और B का रेशियो तो है 1/√3, साइन A अननोन है लेकिन साइन 60 तो होगा √3/2, √3 गया, साइन A का वैल्यू आया 1/2। तो डेफिनेटली हम A को क्या बोल सकते हैं, ओनली 30 डिग्री ही बोल सकते हैं, है ना। A को हम 30 डिग्री या फिर 5/6 ही बोल सकते हैं, 5 टाइम्स 5/6 नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें वो क्या होगा, AP में नहीं आएगा, 150 में AP में नहीं बनेगा। ठीक है, A 30 आ गया तो ऑटोमेटिकली C का वैल्यू 90 आ गया। समझ में आया, एंगल A अगर 30 आ गया, B 60 था, तो ऑटोमेटिकली C तो 90 ही आएगा।
अब देखो C 90 डिग्री एंगल है, यानी कि हमारा ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है, ये C है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री वाला A है और ये 60 डिग्री वाला B है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ पर साइड स्मॉल c, ये स्मॉल a और b, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 AB, ऐसा होगा ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो a क्या होगा, a को यहां से ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं है? ठीक है, अब a को ढूंढो यहां से, a कितना होगा, मान लो इसको और इसको आप समझ इक्वल कर रहे हो, तो a कितना होगा c इंटू साइन ए अपॉन साइन सी होगा। a क्या आएगा c इंटू साइन ए अपॉन साइन सी, तो c इंटू साइन ए अपॉन साइन सी, और फिर आप इन दोनों को इक्वल करो तो b कितना आएगा c इंटू साइन बी अपॉन साइन सी आएगा। देखो ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा c इंटू साइन बी अपॉन साइन सी, इतना आएगा। अभी साइन सी तो वैसे भी 90 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, ये 1 और ये भी 1। चलो c का स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए यानी कि साइन 30, साइन बी यानी साइन 60। ठीक है, c यानी 4 का स्क्वायर 16/2, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। तो ये कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि यहाँ पर 2, तो 2 टाइम्स √3, दैट्स द आंसर हियर, ऑप्शन डी। आ रही है चीज समझ में यहां से अब? ओके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप कि आपको यहां तक जो है वो चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन के, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जर्व्ड टू बी 45 फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द प्लेन। तो प्लेन में एक टावर है और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, तो ये H और ये D, H और D इक्वल हो जाएगा, वो पता चल गया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट ए। तो बी पॉइंट कैसा है, ए के ऊपर 30 मीटर है, ए बी कितना है 30 मीटर है। ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है फ्रॉम द बी। देखो तो यहां से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर एंड द पॉइंट ए निकालना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। वेल पता है ना हमें, ये डी और एच तो इक्वली हो रहे थे। ठीक है, तो पहले ब्लू कलर का ट्राइंगल देख लो, नोट कर लो, ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी ले लेते हैं, यहाँ पर डी ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी tan 45 इक्वल टू एच अपॉन डी, तो डी कितना होगा एच के इक्वल हो जाएगा। एंड फ्रॉम द ट्राइंगल, यहां पर मान लो ई, तो बी ई डी tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना डीई। ठीक है, अभी ये देखो टोटल हाइट अगर h है और ये 30 है, तो रिमेनिंग कितना होगा h माइनस 30 होगा ना। तो ऊपर का पार्ट कितना होगा h माइनस 30, क्योंकि टोटल h और इतना तो 30 कंफर्म है। तो ये ऊपर आएगा h माइनस 30 और नीचे आएगा d, d यानी कि h पहले इक्वेशन से डाल दिया। ठीक है, यहां पर क्या होगा ये, ओके सॉरी, यहां पर कर देते 1/√3 इक्वल टू h माइनस 30 अपॉन h, तो h इक्वल टू √3h माइनस 30 √3। ठीक है, h को उस साइड ले जाता है, 30 √3 को इस साइड ले आते हैं, तो 30 √3 इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू h। तो h का वैल्यू आ गया 30 √3 अपॉन √3 माइनस 1 का रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा।
तो ये आएगा 30√3 इंटू √3 प्लस 1/2, यानी कि ये आएगा 15। तो 15 √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 प्लस √3, 15 इंटू 3 प्लस √3, दैट शुड बी द आंसर हियर। दिख रहा है कहीं पर? अच्छा, यहाँ पर है ऑप्शन ए, 15 इंटू 3 प्लस 3 मतलब समझ रहे हो कि कभी कभी आप लकी है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी वहां पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही थिंकिंग वहां पर अप्लाई करना है, तो आप आंसर आसानी से ले सकते हो इससे। ओके, तो ये लेक्चर जो है यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज मजा आया होगा, एंड अगर सच में आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन जो है आपसे बन रहे हैं और समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत। ओके, सी यू टुमारो, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के इससे भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन वहां पर भी आए थे, उसके ऊपर भी बात जरूर करेंगे कल। ओके, सो सी यू टुमारो, गुड बाय एंड जय भारत।